नमस्कार, आई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन में बिहार की भूमिका वाले विषय के साथ, टॉपिक के साथ। ये प्रश्न बिहार मेंस के लिए प्रासंगिक रहा है, तो इस प्रश्न को भी तैयार करना है। तो मैं इस प्रश्न पे इस वीडियो में चर्चा करूँगा। तो खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन में बिहार की भूमिका वाले प्रश्न को लिखने से पहले मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड बताता हूं, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार में असहयोग आंदोलन की भूमिका की विवेचना कीजिए। उसमें अगर खिलाफत नहीं जोड़ा हो शब्द तो थोड़ा अलग तरीके से इसको लिखना है। केवल असहयोग रहेगा तो अलग से, और खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन में बिहार की भूमिका रहेगी तो हमें अलग तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को एक ही साथ बताता हूं कि इन दोनों की भूमिका कैसे लिखी जाएगी भूमिका वाले पक्ष में। लेकिन थोड़ा सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताता हूं कि इन दोनों आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या है। दरअसल इन दोनों आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है वो अलग अलग कारणों से तैयार हुई थी। अगर हम खिलाफत को ले लें तो इसका जो कारण था वो प्रत्यक्षतः भारत से संबंधित नहीं था। इसका जो मूल कारण था वो तुर्की से संबंधित था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हो गई थी, और सबसे बड़ी बात ये थी उस समय की कि जो भारतीय मुसलमान थे वो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ इसलिए दे रहे थे, इसी शर्त पे दे रहे थे कि तुर्की का विभाजन नहीं किया जाएगा। तो यही जो कारण था कि तुर्की का जो खलीफा था वो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे मुस्लिम समुदाय में या पूरे मुस्लिम जगत में आस्था का केंद्र था, वो प्रतिष्ठा का केंद्र था, और सभी मुसलमानों की जो आस्था थी तुर्की के खलीफा के साथ जुड़ी थी। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जैसे ही तुर्की की हार हो गई, मतलब प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ लड़ा था, और जो ब्रिटेन और फ्रांस अमेरिका एक साथ लड़ रहे थे। तो तुर्की की हार हो गई। तुर्की की हार के बाद ब्रिटेन ने तुर्की साम्राज्य का डिवीज़न कर दिया, उसको बांट दिया और खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। तो इस वजह से मुसलमानों में काफ़ी नाराज़गी थी और वे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हो गए थे, उनमें असंतोष की भावना हो गई थी। तब इसी मुद्दे को लेकर खिलाफत आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के नेतृत्व में हुई। अगर हम असहयोग आंदोलन को देखेंगे तो इसके मूल में भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियां ज़्यादा प्रभावी रही हैं। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ कि जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उस समय आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा हो गई। आर्थिक तंगी, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके अलावे जो उत्पादन था वो खत्म हो गया था, महंगाई बहुत बढ़ गई थी, वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ गए थे, उत्पादन हो नहीं रहा था। तो इन सब वजहों से जनता में घोर निराशा थी। इसके अलावे जब जैसे ही रॉलेट एक्ट हुआ तो इस कानून को काला कानून कहा गया, और इसके विरोध में भारतीय उतर पड़े। तो रॉलेट एक्ट, उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड, और उसके बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया था। तो इन सब परिस्थितियों से जो भारी असंतोष उत्पन्न हुई थी, उन्हीं सब की वजहों से असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, उसमें भी ब्रिटेन ने यह वादा किया था कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हम भारतीयों को स्वशासन का अधिकार देंगे, लेकिन स्वशासन का अधिकार न देके इसके माध्यम से द्वैध शासन को ला दिया गया। तो इससे भी भारतीयों में घोर निराशा थी। तो यही सब परिस्थितियां थीं कि असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, और इन दोनों आंदोलनों का नेतृत्व गांधी जी ने किया, और दोनों का उद्देश्य एक ही था, असहयोग। इसका मतलब है कि हम अंग्रेजों का सहयोग न करके उसके कार्यों में बाधा डालेंगे, लेकिन ये बाधा अहिंसक तरीके से डालेंगे, जिसमें धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, सभाएं करेंगे, हम याचिकाएं देंगे। तो यही मुख्य बिंदु थे जिससे असहयोग आंदोलन बढ़ा आगे। तो कारण तो समझ गए सब लोग कि इन दोनों की जो कारण थे अलग अलग था। इसका तुर्की के खलीफा से संबंधित था, और इसमें आर्थिक तंगी था। रॉलेट एक्ट, इसके अलावे जालियांवाला बाग हत्याकांड, और पंजाब में मार्शल लॉ और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार।
तो इन सब परिस्थितियों की वजह से गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग प्रारंभ हुआ। असहयोग प्रारंभ हुआ, इसे ही असहयोग आंदोलन या असहयोग आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुई, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभिक एक तरीके से बड़ा आंदोलन हुआ पहली बार गांधी जी के नेतृत्व में। और असहयोग का अर्थ ये हुआ कि हम ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करेंगे और अहिंसक तरीके से हम विरोध करेंगे, जिसमें हम धरना देंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, हम सभाएं करेंगे, सरकार को हम याचिकाएं भेजेंगे। तो इस तरीके से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई है। तो यही इस खिलाफत और असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि है। तो हमें अब देखना है कि इससे संबंधित प्रश्न की भूमिका में किन किन शब्दों की चर्चा करनी है। इस प्रश्न की भूमिका कैसे लिखी जाएगी, भूमिका वाले हिस्से में आप 2-3 चीज़ जोड़ दीजिए कि सबसे पहले कि खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 2 स्वर्णिम अध्याय रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 2 स्वर्णिम अध्याय रहे हैं। और इन दोनों आंदोलनों के कारण अलग अलग थे, लेकिन इनका उद्देश्य एक ही था, ब्रिटिश शासन से असहयोग। ये जिक्र कर देना है कि यद्यपि इन आंदोलनों की पृष्ठभूमि या इन आंदोलनों के कारण अलग अलग थे, लेकिन इनका एकमात्र उद्देश्य था ब्रिटिश शासन से सहयोग। और इन दोनों ही आंदोलनों को गांधी जी ने अपना नेतृत्व प्रदान किया, जिसमें बिहार की भूमिका अधिक रही, या बिहार वासियों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, या बिहार ने इसमें प्रमुख रूप से भूमिका निभाया। तो इस तरीके से हम इसकी भूमिका को लिखेंगे और ये भी लिख देंगे कि खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में प्रथम राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। मतलब ये पूरे राष्ट्रवासियों का इसमें योगदान रहा है। और असहयोग का जो तरीका था वो भी अलग था। असहयोग का मतलब था कि हम ब्रिटिश शासन की जो नीतियां हैं उसका विरोध करेंगे, हम उससे असहयोग करेंगे। इसका मतलब है कि हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, हड़ताल करेंगे, या जुलूस निकालेंगे, या याचिकाएं भेजेंगे। तो इस तरीके से इस आंदोलन में असहयोग आंदोलन की मतलब जो कार्यक्रम थे वो इसी तरीके से थे। और इस आंदोलन में बिहार वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, या इस आंदोलन में बिहार वासियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही या अविस्मरणीय रही। तो इस तरीके से इसका भूमिका में आप लिखिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 2 स्वर्णिम अध्याय थे, और इन दोनों ही आंदोलनों को गांधी जी का नेतृत्व मिला। इसके अलावे इन दोनों आंदोलनों की पृष्ठभूमि अलग अलग थी, लेकिन इनके एकमात्र उद्देश्य था ब्रिटिश शासन से असहयोग। और इस आंदोलन में बिहार की भूमिका काफ़ी ज़्यादा थी, या बिहार वासियों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इतना भूमिका लिख देने के बाद हम अब चर्चा करेंगे खिलाफत आंदोलन जब जुड़ा रहे प्रश्न से, तो हमें 3 मुस्लिम नेताओं का जिक्र जरूर रूप से करना है, उनकी भूमिका ज़्यादा थी। सबसे पहला है मजहरुल हक, इनका करेंगे। दूसरा हसन इमाम, और तीसरा शौकत अली का। इन तीनों का नाम लिखने के बाद या इसी में हम एनालिसिस करते चलेंगे, इनके बारे में इसको ओपन करते चलेंगे, इन तीनों को ओपन करते चलेंगे। इसके बारे में हम बताते चलेंगे कि इन्होंने किस तरीके से बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रसार करने में अपनी भूमिका अदा की थी। तो मजहरुल हक के बारे में ये था कि मजहरुल हक ने बिहार में आंदोलन का नेतृत्व किया, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया, और तुर्की के सुल्तान की सहायता के लिए एक कोष बनाने में मदद की। तुर्की के सुल्तान की सहायता के लिए कोष बनाने में मदद की। इनके माध्यम से बिहार में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, गया, जहानाबाद इत्यादि जगहों में सभाएं की गई, हड़ताल किए गए, जुलूस निकाले गए, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रदर्शन किए गए। तो इनका योगदान था। उसके बाद जब हम हसन इमाम को बढ़ाएंगे, तो हसन इमाम के माध्यम से मित्र देशों से, जिसमें ब्रिटेन प्रमुख था, उससे यह अपील की गई कि आप खलीफा के पद को पुनर्स्थापित कीजिए, उनकी गरिमा को स्थापित कीजिए, और
उसके लिए फिर भारत में ये लोकमत बनाने में जुट गए, जिसमें बिहार वासियों का भूमिका अग्रिम था। मतलब बिहार में ही ये अपील कर रहे थे लोगों से कि आप ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग कीजिए। इतना ही चीज़ हसन इमाम में लिख देना है। उसके बाद शौकत अली की भी चर्चा करना है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता शौकत अली का भी पटना आगमन हुआ था, और शौकत अली के आने के बाद असहयोग की दिशा में और भी अधिक प्रसार हुआ और बिहार वासियों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना शुरू किया। इसके अलावे पटना के फुलवारी शरीफ में भी मुस्लिम उलेमाओं का सम्मेलन हुआ और उन्होंने सरकार से असहयोग की बात को स्वीकारी और असहयोग आंदोलन में या गांधी जी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन में अपनी भूमिका अदा करने लगे। इतना लिख देने के बाद बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रादेशिक सभा ने भी प्रस्ताव पारित किए और असहयोग आंदोलन के लिए अपनी भूमिका अदा की। अब इतना लिखने के बाद अगर दोनों प्रश्न रहे खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, तो इसी तरीके से हमें थोड़ा बढ़ाना है ताकि इनकी भूमिका के माध्यम से हमें खिलाफत आंदोलन के बारे में पता चले और हम एग्जामिनर को बता सकें। तो ये इतना हो गया। अब असहयोग आंदोलन पे डिटेल देंगे, लेकिन अगर असहयोग आंदोलन में बिहार की भूमिका का प्रश्न रहे, उस टाइप से अगर प्रश्न रहे, तो इनकी भूमिका को एक लाइन में लिख दीजिए कि खिलाफत आंदोलन में बिहार में जिन मुस्लिम नेताओं का या जिन नेताओं का योगदान रहा उसमें मजहरुल हक, हसन इमाम, शौकत अली इत्यादि थे। इन्होंने बिहार वासियों में असहयोग की भावना जागृत करने के लिए अनेक सभाएं की, अनेक प्रयास किए। तुर्की के सुल्तान की कोष के लिए तुर्की के सुल्तान की सहायता के लिए उन्होंने कोष का निर्माण किया और लोकमत बनाने की बात की, जिसमें बिहार वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो इतना लिखेंगे, एक लाइन में लिख देंगे। अब हम असहयोग आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है और बिहार में उसकी भूमिका कैसे रही है उस पर चर्चा करते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हमें ये करना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो पास किया गया। कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पास किया गया, लेकिन इसके पूर्व ही 6 अप्रैल 1919 को बिहार में असहयोग प्रारंभ हो चुका था। यहाँ के लोगों ने सरकार के खिलाफ असहयोग करना शुरू कर दिया था। तो इस बात को हमें थोड़ा हाईलाइट करके दिखाना है कि 6 अप्रैल 1919 को ही बिहार में असहयोग प्रारंभ हो गया था और यहाँ के निवासियों ने हड़ताल प्रारंभ की थी सरकार के खिलाफ। तो इन बातों का जिक्र करना है। लेकिन जैसे ही गांधी जी के द्वारा असहयोग का प्रस्ताव पास किया गया, बिहार वासियों में इसमें सक्रियता आ गई और वे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेने लगे। तो इन बातों को लिखिए कि बिहार में असहयोग का प्रारंभ कैसे होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव 1920 में पास होता है, या 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का भी जिक्र कर दीजिए। लेकिन इसके पूर्व ही बिहार में 6 अप्रैल 1919 को बिहार में असहयोग का प्रस्ताव हो चुका था या असहयोग प्रारंभ हो चुका था, जिसमें बिहार वासियों ने सरकार के खिलाफ हड़ताल का आयोजन किया था। लेकिन जैसे ही गांधी जी ने असहयोग प्रारंभ किया, बिहार वासी इसमें सक्रिय रूप से अपनी भूमिका अदा करने लगे या बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। इन बातों को लिख देना है। उसके बाद ये लिखना है कि सितंबर 1920 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में भागलपुर में बिहार प्रांतीय राजनीतिक सभा की बैठक में असहयोग का प्रस्ताव पास किया गया। किसके? बिहार प्रांतीय राजनीतिक सभा द्वारा असहयोग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। जो गांधी जी असहयोग का प्रस्ताव लाए थे उसका इसमें अनुमोदन कर दिया गया और ब्रजकिशोर प्रसाद के ही सुझाव पे स्वराज्य की मांग को भी उसके अंतर्गत लाया गया। यानी ब्रजकिशोर प्रसाद ने कहा कि आप स्वराज्य की भी बात कीजिए, तो इसी स्वराज्य की बात को इस प्रस्ताव में भी जोड़ लिया गया। उसके बाद इस आंदोलन में बिहार में तेजी आने लगी और अनेक जगहों पर सामूहिक रूप से लोग हड़ताल करने लगे, धरना देने लगे, प्रदर्शन करने लगे, सभाएं करने लगे।
कुछ जगहों का नाम लिख देंगे, पटना है, गया है, मुजफ्फरपुर है, मुंगेर है, पूर्णिया है, छपरा है, चंपारण है, इत्यादि जगहों में असहयोग आंदोलन सक्रिय रूप से प्रारंभ हो गया और बिहारवासी इसमें सक्रिय रूप से अपना योगदान देने लगे। उसके बाद क्या होता है, इसका कैसे अब ये कार्यक्रम स्टार्ट होता है, इतना अनुमोदन हो जाने के बाद उसके बाद मजहरूल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और मोहम्मद शफी, 4 नेताओं का नाम याद रखिए। मजहरूल हक, मजहरूल हक, मजहरूल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और मोहम्मद शफी। मोहम्मद शफी, इन नेताओं ने विधायिका के चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। इसके साथ ही बिहार के कई अधिकारियों ने त्यागपत्र दे दिया, वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया और जो यहाँ के छात्र थे उन्होंने स्कूलों का बहिष्कार किया। तो असहयोग आंदोलन की भावना को बढ़ाने के लिए ही इन्होंने बहिष्कार करना शुरू कर दिया, यानी कि अब हम सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, हम सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, हम सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे। तो इस तरीके से लोगों ने बहिष्कार शुरू कर दिया। सहयोग यही होता है कि हम बहिष्कार कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। तो बिहार में शिक्षा के लिए फिर क्या हुआ कि पटना गया रोड पे राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसका जिक्र कीजिएगा कि पटना गया रोड पे, पटना गया रोड पे राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई, राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई, राष्ट्रीय महाविद्यालय। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके प्राचार्य बने, राजेंद्र प्रसाद इसके प्राचार्य बने। राष्ट्रीय महाविद्यालय का जिक्र जरूर कीजिएगा और मजहरूल हक के द्वारा एक सदाकत आश्रम की स्थापना किया गया था, उसका जिक्र जरूर करना है बिहार के असहयोग आंदोलन के योगदान में। तो राष्ट्रीय महाविद्यालय का स्थापना किया गया जिसके प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। अब कर लिखना है कि मजहरूल हक ने पटना के दीघा के पास सदाकत आश्रम की स्थापना की। यहाँ पे छात्रों को चरखा बनाने का सिखाया जाता था और बाद में यही राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बन गया। उसके बाद जिस राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई थी पटना गया रोड पे, उसके ही प्रांगण में एक बिहार विद्यापीठ का भी स्थापना किया गया। इस बात की जिक्र जरूर कीजिएगा कि बिहार विद्यापीठ का स्थापना किया गया। तो और इसके कुलाधिपति मजहरूल हक और कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद बने। इसका जिक्र कर देना है बिहार विद्यापीठ का। फिर अब इसको हम कंक्लूड करेंगे, अब इसको उतारेंगे। तो सबसे अब लिखना है कि जो सदाकत आश्रम से ही एक पत्रिका निकलने लगी, आश्रम से एक पत्रिका निकाला जिसका नाम द मदरलैंड था। उसका जिक्र करना है कि अपनी मजहरूल हक ने सदाकत आश्रम से एक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। वो 30 सितंबर 1921 से मजहरूल हक ने सदाकत आश्रम से ही एक पत्रिका द मदरलैंड निकालना प्रारंभ किया गया। और इस पत्रिका के माध्यम से मजहरूल हक राष्ट्रीय भावना का प्रसार, असहयोग की भावना का प्रसार, स्वदेशी की भावना का प्रचार प्रसार और राष्ट्रीय एकता की बात करते थे, जिसकी वजह से बिहार वासियों में चेतनाएं बढ़ने लगी या जागरूकता बढ़ने लगी। उसके बाद लिखना है कि ब्रिटेन के 22 दिसंबर 1921 को ब्रिटेन के युवराज का आगमन पटना में हुआ और इस युवराज के आगमन का बहिष्कार करने के लिए पूरे पटना में हड़ताल उस दिन थी। ये बहुत बड़ी बात थी। तो इस युवराज के आगमन का बहिष्कार करने के लिए उस दिन बिहार में पटना में हड़ताल रही। इतना लिखना है। और इसके बाद इसको अब निष्कर्ष में डालना है कि निष्कर्ष में नहीं, इसी के ऊपर थोड़ा, इसी के आगे थोड़ा लिख देना है कि 1922 में असहयोग आंदोलन बिहार में चरम पर था। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा जगह पे या 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। इतना ही लिखना है असहयोग आंदोलन में। उसके बाद निष्कर्ष के रूप में हमें क्या लिखना है कि असहयोग आंदोलन ने भारत में राष्ट्रीय एकता का
या असहयोग आंदोलन गांधी जी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रथम राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। इस आंदोलन ने समूचे भारत में राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया, जिसके फलस्वरूप भारतीय अपनी स्वतंत्रता के प्रति सक्रिय हो गए, उनमें जागरूकता आई और ब्रिटिश शासन का इन्होंने जमकर विरोध करना शुरू कर दिया और स्वतंत्रता के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इतना हमें निष्कर्ष में लिख देना है। तो यही असहयोग आंदोलन का पूरी घटना का विश्लेषण है। इसमें ऐसे ही लिखना है, अगर खिलाफत आंदोलन आ जाए तो उसमें उन तीनों नेताओं का भी जिक्र कर देना है। तो इस प्रश्न को मैंने इस वीडियो में अच्छे से समझाया है। आप सब इसको फिर से या फिर मतलब ध्यान से सुनिए और थोड़ा अगर जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इम्पॉर्टेंट डेट है और जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनके नाम याद कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।